तो आज चुनावी शोर शराबे से थोड़ा हटकर हार जीत के आंकड़ों के पीछे की असल कहानी को समझते हैं। हमारा फोकस रहेगा छत्तीसगढ़ के भटगांव विधानसभा क्षेत्र पर। यहाँ हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि गहराई में जाकर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों और भविष्य के लिए इसमें क्या सबक छिपे हैं। तो सबसे पहले चलिए भटगांव की मिट्टी को समझते हैं, वहां के लोगों की नब्ज को महसूस करते हैं। भटगांव एक आरक्षित अनुसूचित जाति की सीट है, जहां एक बड़ी आबादी आदिवासी समाज की भी है। ये सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं है, ये ऐसी जगह है जहां लोकतंत्र की धड़कनें बहुत तेज सुनाई देती हैं, जहां लोग अपनी आवाज को, अपने वोट को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इस पूरी पड़ताल में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम भटगांव की जमीन और लोगों को समझेंगे, फिर आंकड़ों की कहानी सुनेंगे, इसके बाद हाँ की असली वजहों को कुरेदेंगे और फिर एक नई सिरे से शुरुआत का एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक योजना जमीन पर उतरती है और अंत में ये सब कैसे शासन के असली मकसद तक पहुंचता है। देखिए, किसी भी चुनाव का विश्लेषण तब तक अधूरा है जब तक हम वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी उम्मीदों और उनकी मुश्किलों को ना समझ लें। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि भटगांव की सामाजिक और आर्थिक जमीन वहां के राजनीतिक फैसलों को कैसे आकार देती है। तो भटगांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? वो है खेती। धान और जंगल के उत्पाद ही यहाँ की जीवन रेखाएं हैं। साक्षरता दर करीब 65% है और यहाँ के लोग अपने वोट की ताकत को बखूबी समझते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि मतदान हमेशा बहुत ज्यादा होता है। इसका एक सीधा सा मतलब है, जब लोगों की रोजी रोटी पर संकट आता है तो उनकी राजनीतिक आवाज और भी ज्यादा बुलंद हो जाती है। अब आते हैं उन आंकड़ों पर जो खुद अपनी कहानी कहते हैं। 2023 के चुनाव के नतीजे सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये एक बहुत ही जागरूक वोटर का एकदम साफ और शक्तिशाली संदेश है। 82.15%। जरा रुककर इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये उन हजारों लोगों की एक साथ गूंजती हुई आवाज है जो बदलाव के लिए बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर निकले। और इस भारी मतदान का नतीजा, एक जीत का चौंकाने वाला अंतर, करीब 44,000 वोटों का मार्जिन। समझ लीजिए, ये कोई करीबी मुकाबला था ही नहीं, ये एक तरफा फैसला था, एक सियासी भूचाल। ये दिखाता है कि हवा का रुख कितनी तेजी से और कितनी मजबूती से बदला था। और अब देखिए विजेता यानी बीजेपी का वोट शेयर 54% से भी ज्यादा, आधे से ज्यादा वोट एक तरफा एक ही पार्टी की झोली में गए। इससे पता चलता है कि ये जीत कितनी बड़ी और कितनी निर्णायक थी। अब ये टेबल देखिए, पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। कांग्रेस का वोट शेयर जो 2018 में करीब 43% था, वो 2023 में गिरकर 31% पर आ गया, सीधा 12% नीचे। और दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर 34% से बढ़कर 54% हो गया, मतलब करीब 20% का एक जबरदस्त स्विंग। इसका मतलब है कि हजारों परिवारों ने अपनी राजनीतिक पसंद को बदल दिया है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे? ये सिर्फ क्या हुआ की बात नहीं है, अब हम समझेंगे क्यों हुआ। ये जो चुनावी बदलाव आया, वो किसी एक उम्मीदवार या एक घटना की वजह से नहीं आया। इसके पीछे व्यवस्था से जुड़े कारण है, एक पैटर्न है, और उसे समझना बहुत जरूरी है। तो हार की बड़ी वजह क्या थी? देखिए, पहली बात तो ये कि केंद्र में बीजेपी और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, इसका एक राजनीतिक तनाव था। दूसरी बात, कांग्रेस के स्थानीय संगठन ने एक तरह की सुस्ती या कहें कि जंग लग चुकी थी। तीसरा, बीजेपी ने एक स्थानीय कहानी, एक नैरेटिव गढ़ा जो लोगों की उम्मीदों और मुश्किलों से सीधे जुड़ गया। और चौथा, बीजेपी ने सरकार के खिलाफ जो भी नाराजगी थी उसे बहुत समझदारी से अपने पक्ष में एकजुट कर लिया। अब जरा भटगांव का 20 साल का चुनावी इतिहास देखिए। ये सीट किसी की बपौती नहीं रही है। यहाँ के वोटर बहुत समझदार हैं, वो काम को इनाम देते हैं और ढीलेपन को सजा। 2023 में 22% से ज्यादा का मार्जिन यही दिखाता है कि वोटर कितने निर्णायक तरीके से अपनी राय बदल सकते हैं। और यहीं पर यह बात याद रखना जरूरी हो जाता है कि लोकतंत्र में हर आवाज की अपनी एक गरिमा है, और जब हम अपनी बात रखते हैं तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। और यहीं पर एक बहुत बहुत जरूरी बात सामने आती है, उम्मीदवार बनाम सिस्टम की लड़ाई। पारसनाथ राजवाड़े उम्मीदवार के तौर पर जमीन से जुड़े नेता थे, उनकी अपनी एक साख थी, लेकिन पार्टी का जमीनी संगठन इतना कमजोर हो चुका था कि वो उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता को वोटों में तब्दीली नहीं कर पाया।
साफ शब्दों में कहें तो लड़ाई उम्मीदवार नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम हार गया। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसकी चीर-फाड़ कर ली। अब बात करते हैं समाधान की, आगे बढ़ने के रास्ते की। यहाँ हम एक ऐसी रणनीतिक रूपरेखा पेश कर रहे हैं जो जमीन से पुनर्निर्माण का एक स्पष्ट रास्ता दिखाती है। इसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। ये एक 4 आयामी व्यवस्था है जो एक आधुनिक और जवाबदेह राजनीतिक दल बनाने के लिए जरूरी 4 स्तंभों पर टिकी है। ये 4 स्तंभ हैं: पहला, चुनावी रणनीति; दूसरा, संगठनात्मक ढांचा; तीसरा, आपका नैरेटिव यानी आपकी कहानी; और चौथा, संसाधन। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहला चेहरा है चुनावी विज्ञान, मतलब चुनाव को एक साइंस की तरह देखना। इसमें पन्ना जीत जैसी माइक्रो मैनेजमेंट तकनीकें हैं, जिसका मतलब है वोटर लिस्ट के हर पन्ने पर जीत की रणनीति बनाना। दलितों, आदिवासियों और महिलाओं जैसे खास समूहों तक अलग से पहुंचना, और व्हाट्सएप जैसे साधनों का इस्तेमाल सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए नहीं बल्कि सच्ची बातचीत करने के लिए करना। दूसरा चेहरा है संगठन। ये किसी भी पार्टी का शरीर होता है। इसका मतलब है हर एक बूथ पर समितियों में नई जान फूंकना, नए लोगों को जोड़ना, उन्हें ट्रेनिंग देना और सबसे जरूरी एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे जमीन की आवाज बिना किसी लाग लपेट के सीधे ऊपर नेतृत्व तक पहुंचे। तीसरा चेहरा है नैरेटिव। ये अभियान की आत्मा है, एक कहानी जो लोगों से सीधे जुड़े, उनके दिल को छुए। ये कहानी साफ साफ बताए कि लोग आपको क्यों चुने। ये कहानी स्थानीय छत्तीसगढ़ी बोली में हो, लोगों की जिंदगी से जुड़ी हो और आपके काम और विरोधियों के खोखले नारों के बीच का फर्क साफ करे। और चौथा चेहरा, वो है संसाधन, यानी अभियान का ईंधन। एक मजबूत रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए पैसा, लोग, समर्थन, इन सब की जरूरत होती है। और यह बेहद जरूरी है कि ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो और हर नियम कानून का सख्ती से पालन किया जाए। चलिए, तो अब इस सिद्धांत को जमीन पर कैसे उतारा जाए? थ्योरी तो हो गई, अब प्रैक्टिकल की बात करते हैं। इसके लिए एक एक्शन प्लान चाहिए, एक कदम दर कदम कैलेंडर जो बताए कि कब, क्या और कैसे करना है। लेकिन कोई भी प्लान तभी कामयाब होता है जब वो लोगों की असल जरूरतों पर आधारित हो। भटगांव में सबसे बड़ी चिंताएं हैं गांव की सड़कें, खेती किसानी की समस्याएं जैसे पानी की कमी और स्वास्थ्य शिक्षा जैसी सरकारी सेवाओं की क्वालिटी। आपकी पूरी रणनीति इन्हीं समस्याओं के हल के इर्द गिर्द बननी चाहिए। तो चुनाव से पहले के 90 दिन कैसे दिखेंगे? इसे ऐसे समझिए, पहले 30 दिन सिर्फ सुनो और संगठन को फिर से खड़ा करो, घर घर जाओ, बैठकें करो। अगले 30 दिन अपनी आवाज बुलंद करो, गारंटी कार्ड के जरिए ठोस वादे करो। और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत झोंक दो, रैलियों से लेकर घर घर तक, और चुनाव के दिन एक एक वोटर को बूथ तक पहुंचाने का इंतजाम करो। और आखिर में हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि चुनाव जीतना अपने आप में मंजिल नहीं है, ये तो सिर्फ एक पड़ाव है। असली लक्ष्य है जन केंद्रित शासन। राजनीति उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक जरिया मात्र है, मंजिल नहीं। सफलता सिर्फ जीत के बड़े मार्जिन से नहीं मापी जाती। असली सफलता आखिरी गांव के आखिरी इंसान की जिंदगी में आए सुधार से मापी जाती है। और आज के डिजिटल दौर में इसका एक मतलब ये भी है कि हम लोगों की निजी जानकारी का सम्मान करें, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखें और हर सेवा को उनकी सहमति से और सिर्फ तय मकसद के लिए ही पहुंचाएं। यही असली जीत है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041160 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।